नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जतिन पाठक और आपका स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है जतिन एडुग्रो। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस 9th क्लास का पहला अध्याय जिसका नाम है समकालीन विश्व में लोकतंत्र। इसके शब्द से ही आप समझ पा रहे होंगे कि लोकतंत्र की चर्चा होगी। हम इस पुस्तक में लोकतंत्र के विषय में ही पढ़ेंगे। अब जानिए कि लोकतंत्र क्या है। जैसा कि आप सब जानते हैं, एक साधारण भाषा हम लोगों के पास मौजूद है कि जनता के लिए जनता के द्वारा किया जाने वाला शासन लोकतंत्र कहलाता है। या इसको और साधारण भाषा में समझें तो जब ऐसा देश जहां पे लोगों को बोलने की आजादी होती है, लोगों को सत्ता में आने की आजादी होती है, सत्ता के खिलाफ बोलने की आजादी होती है, अभिव्यक्ति की आजादी होती है, तो उसे हम लोकतंत्र का नाम देते हैं कि वह लोकतंत्र है जिसमें ये सभी स्वतंत्रताएं मौजूद हों, जिसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भी मौजूद होता है, वोट देने का भी अधिकार मौजूद होता है, शिक्षा का अधिकार होता है। ऐसे अनेक अधिकार, मानवाधिकार होते हैं, उसे लोकतंत्र कहते हैं। लेकिन इस अध्याय में लोकतंत्र की चर्चा करने से पहले ये जान लेते हैं कि लोकतंत्र पहले पूरे विश्व में नहीं था। पहले राजतंत्र मौजूद हुआ करता था, लोकतंत्र नहीं होता था। लेकिन आज आधे से ज्यादा स्वतंत्र देशों में लोकतंत्र मौजूद है। बाकायदा बहुत से ऐसे देश बचे हैं जिनमें आज लोकतंत्र नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वो भी लोकतंत्र की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। अब हम इसमें बीते 100 वर्षों में यानी कि 20वीं शताब्दी में लोकतंत्र के बनने, बिगड़ने और आने की प्रक्रिया में जो कसौटियां हुई हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। देखिए, किसी भी देश में लोकतंत्र जब भी आया है, कई बलिदानों, कई सेटिस्फैक्शन के साथ आया है। सेटिस्फाई करना पड़ा है चीजों को, तब जाके एक देश में लोकतंत्र आता है। राजतंत्र, समाजवाद, साम्यवाद, ये सब चीजें तो अलग हैं और लोकतंत्र एक अलग रूपरेखा रखता है। ये खुशी की बात है कि इस पूरी पुस्तक में हम लोकतंत्र की बारीकियों पर चर्चा करेंगे, ना कि एक ऊपरी पहलू की। क्योंकि ऊपरी पहलू की चर्चा तो हम बहुत कब से करते आ रहे हैं, लेकिन सही उपयोग, सही मायनों में इसके अर्थ समझ नहीं पा रहे हैं। क्यों इस अध्याय में लोकतंत्र की जितनी चर्चा होगी, इतनी गहराई से चर्चा क्यों होगी और क्यों हो रही है? तो इसका सीधा अर्थ है कि आज बहुत से ऐसे देश हैं जो अपने आप को लोकतांत्रिक तो कहलाते हैं पर लोकतांत्रिक है नहीं। यानी उन्हें पसंद है कि वो लोकतांत्रिक कहलाए जाएं, क्योंकि पूरे विश्व में, या मैं हम छोटे समाज की बात करें, जिस समाज में जैसी घटनाएं घट रही होती है ना, तो हर एक व्यक्ति चाहता है कि वैसा ही वो हो जाए। यानी अगर समाज में जैसे कि चोरी करना एक गलत बात है, तो सामाजिक स्तर पर ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसा आचरण नहीं होना चाहिए। ठीक है, गलत बात है, लेकिन क्या समाज में चोर मौजूद नहीं है? छुप कर ही सही, मौजूद जरूर है। यानी समाज में जिस चीज को एक्सेप्ट किया जाता है वो चीज हमेशा सामने रखी जाती है, जिससे नकारा जाता है वो कहीं ना कहीं कम या ज्यादा मात्रा में बैकवर्ड में काम कर ही रही होती है। तो लोकतंत्र को आधे से ज्यादा देशों ने अपना लिया। तो ऐसे देश जो लोकतंत्र अपनाना नहीं चाहते, वो दिखावे के लिए कि हम समाज में जी सके, विश्व में हमारा भी नाम हो सके, बस लोकतांत्रिक कहलाते हैं अपने आप को। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे मैंने क्या कहना चाह रहा हूं कि लोकतांत्रिक ऐसे बहुत से देश जो ट्रूली लोकतांत्रिक हैं, और कुछ ऐसे देश हैं जो लोकतांत्रिक है नहीं पर अपने आप को लोकतांत्रिक कहलाना चाहते हैं। बस इसी फर्क को डिटरमाइन करने के लिए हम इस लोकतंत्र की गहरी चर्चा करने वाले हैं, डीपली इसको समझेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा ये। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा।
आप बहुत डीपली और बेहतर तरीके से इस चीज को समझ पाएंगे। तो लोकतंत्र की ये चर्चा जब हम शुरू कर रहे हैं तो बीते 100 वर्षों में लोकतंत्र कैसे आता है, कितनी कसौटियों से आता है, ये सब हम इसमें जानने वाले हैं। आइए फिर शुरू करते हैं लोकतंत्र। ठीक है, लोकतंत्र से कि लोकतंत्र है क्या, और जब हम शुरू करने वाले हैं तो डेफिनेटली हम इसकी चर्चा शुरुआती बुक के फर्स्ट चैप्टर के शुरुआती टॉपिक से ही करेंगे, जिसमें कि लोकतंत्र के 2 किस्से, इससे हम चर्चा शुरू करने वाले हैं, लोकतंत्र के 2 किस्सों से। तो शुरू करते हैं लोकतंत्र के 2 किस्से। लोकतंत्र के 2 किस्सों से। चाहते तो हम और भी उदाहरण ले सकते थे। लोकतंत्र का ही तो चर्चा है। क्या भारत एक लोकतांत्रिक देश नहीं है? क्या सबसे पहले अमेरिका एक लोकतांत्रिक देश नहीं था? है, पर हम कुछ उन देशों 2 देशों की चर्चा ही इसमें इस अध्याय में ली गई है। उन 2 देशों की चर्चाओं से हम लोकतंत्र की कुछ बारीकियों पर नजर डालेंगे। तो आइए पहले उन चर्चाओं पे हम डिस्कस कर लेते हैं, उन चर्चाओं पे वार्ता कर लेते हैं, उसके बाद हम लोकतंत्र की कुछ विशेषताओं को लेने का प्रयास करेंगे या समझने का प्रयास करेंगे। उसी कहानी से हम उसे लेंगे उस विशेषताओं को। तो पहले शुरू करते हैं लोकतंत्र की 2 विशेषताओं, 2 किस्सों में। सबसे पहला किस्सा हमारे पास जो है वो है चिले का, और दूसरा किस्सा हमारे पास मौजूद है पोलैंड का। चिले का क्या किस्सा है? तो देखिए, दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप का एक प्रमुख देश है चिले। चिले एक देश है, और ये कहाँ का देश है? तो ये दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप का एक प्रमुख देश है चिले। इसकी हम चर्चा करेंगे। चिले में ये चर्चा, चिले की चर्चा शुरू कहां से होती है? तो देखिए 1970 में, 1917 में यहाँ के राष्ट्रपति बनते हैं, 1970 में यहाँ के राष्ट्रपति बनते हैं सल्वाडोर आयेंदे। सल्वाडोर आयेंदे, सल्वाडोर आयेंदे यहाँ के राष्ट्रपति बनते हैं 1970 में। और ये गरीबों के हित में हमेशा फैसला लेते थे, जैसे कि बच्चों को मुफ्त दूध उपलब्ध करवाना, भूमिहीन किसानों को जमीन उपलब्ध करवाना, ऐसे कई कार्यक्रम ये करते थे गरीबों किसानों के हित में। तो ये लोकतांत्रिक सरकार थी। ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार के तौर पे ये यहां पर आए। अब यहां पे एक घटना होती है जिससे ये लोकतंत्र का किस्सा बदलता है, सैनिक शासन आता है। और ये घटना 11 सितंबर 1973 की होती है। 11 सितंबर, मैं 2000 लिख रहा हूं, अरे 1973, 11 सितंबर 1973, जिसे सैनिक तख्ता पलट के नाम से भी जाना जाता है। साथ साथ समझते रहिएगा। 11 सितंबर 1973, जिसे सैनिक तख्ता पलट के नाम से भी जाना जाता है। इस वक्त राष्ट्रपति सल्वाडोर आयेंदे की हत्या करा दी जाती है फौजियों द्वारा, सेना द्वारा इनकी हत्या हो जाती है, और यहाँ पे सैनिक शासन शुरू हो जाता है। और अब जो अगले राष्ट्रपति बनते हैं उनका नाम जनरल ऑगस्टो पिनोशे होता है। जो सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई कर रहे थे लीडर ऑगस्टो पिनोशे, अब इस चिले के राष्ट्रपति बन जाते हैं। अब ये एक लोकतांत्रिक राष्ट्रपति नहीं है, यह तो एक सैनिक तानाशाही है। सेना के बलबूते यहां पे आए हैं जबरदस्ती।
हम मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट समरी बता रहा हूं एक तरीके से। अब देखिए, चिले में सबसे पहले 1970 में राष्ट्रपति सल्वाडोर आयेंदे आते हैं और यह एक लोकतांत्रिक सरकार लेकर आते हैं। लोकतांत्रिक सरकार होती है ये। इसके बाद इनकी हत्या करा दी जाती है नौसेना द्वारा। 11 सितंबर 1973 को नौसेना द्वारा इनकी हत्या करा दी जाती है और इस दिन को सैनिक तख्ता पलट के नाम से भी जाना जाता है। और इस सैनिक तख्ता पलट का जो लीडर थे, जो अगवा कर रहे थे इस सैनिक तख्ता पलट की, वो थे जनरल ऑगस्टो पिनोशे। जनरल ऑगस्टो पिनोशे इसकी अगुवाई कर रहे थे। अब देखिए, एक बार इतिहास फिर रुख बदलता है, समय अपनी करवट लेता है और लोकतंत्र की बहाली फिर से होती है। लोकतंत्र एक बार फिर से इस देश में आता है और फिर ये कायम रहता है। होता किस कारण से है, इसकी चर्चा करने से पहले मैं आपको वो बात जो अभी कही वो बता दूं कि लोकतंत्र आता कब है। तो 1988 में चुनाव करवाए जाते हैं और ठीक उसके बाद 2006 में, ये इंपॉर्टेंट है, तो 1988 से ही मान सकते हो कि आप लोकतंत्र कायम होना शुरू हो जाता है, लेकिन 2006 की चर्चा इसमें है तो मैं इसलिए उसको पहले लिख रहा हूं। 2006 में यहां पे राष्ट्रपति बनती हैं मिशेल बैशेले। मिशेल बैशेले यहां की राष्ट्रपति बनती है और यह, जैसा कि मैंने कहा, लोकतंत्र की सरकार है। यह एक कैसी सरकार है? लोकतांत्रिक सरकार है। अगर आप देख पा रहे हैं तो मैं एक बार फिर बताऊं आपको, लोकतंत्र के दो किस्सों की चर्चा कर रहे हैं हम, और इन किस्सों में हमने चिले की सबसे पहले शुरुआत करी है। हमने कहा कि चिले में 1970 में राष्ट्रपति आते हैं सल्वाडोर आयेंदे, ये एक लोकतांत्रिक सरकार लाते हैं। उसके बाद 11 सितंबर 1973 को इनकी हत्या करा दी जाती है नौसेना द्वारा, जिसके अगवा जनरल ऑगस्टो पिनोशे होते हैं और वह भी एक राष्ट्रपति बनते हैं। पर ये एक सैनिक शासन था। कैसा शासन था ये? सैनिक शासन। ये एक सैनिक शासन था। इसके बाद एक बार फिर इस देश में लोकतंत्र आता है 1988 में ही चुनावों के दौरान, और 2006 की चर्चा के मुताबिक हम कह सकते हैं कि मिशेल बैशेले वहां की राष्ट्रपति बनती हैं और लोकतांत्रिक सरकार बन जाती है। इतनी चर्चाओं में हर एक की एक अपनी स्पेसिफिक कहानी है, एक पर्टिकुलर कहानी है जो हमें समझनी बेहद जरूरी है। यहां मैंने आपको शॉर्ट में चीजें बताई कि चिले में 1970 में राष्ट्रपति आते हैं सल्वाडोर आयेंदे, 11 सितंबर 1973 को सैनिक तख्ता पलट होता है और उसके अगवा लीडर जनरल ऑगस्टो पिनोशे वहां के राष्ट्रपति बनते हैं और यह एक सैनिक शासन होता है। उसी के बाद 1988 में चुनावों के दौरान ही लोकतंत्र की स्थापना शुरू हो जाती है और पूर्ण रूपेण 2006 जनवरी 2006, यहां लिखना चाहिए मुझे, जनवरी 2006 में मिशेल बैशेले यहां की राष्ट्रपति बन जाती है। चिले की चर्चा क्या है? क्यों ये तीन सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं? पीछे की कहानी क्या है? तो देखिए, अगर मैं, आप चाहे तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको सबसे पहले सल्वाडोर आयेंदे की कहानी बताता हूं। इन पर पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम बाकी दो कहानियों को समझेंगे, मतलब इसी कहानी के पार्ट हैं।
राष्ट्रपति सल्वाडोर आयेंदे, तो ये किस पार्टी के नेता थे? सोशलिस्ट पार्टी, इनकी पार्टी थी सोशलिस्ट पार्टी। ये सोशलिस्ट पार्टी के नेता थे, संस्थापक थे। सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे और इसी के साथ साथ ये एक और पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे, पॉपुलर यूनिटी। ये गठबंधन था, इसका भी इन्होंने नेतृत्व किया था। पॉपुलर यूनिटी नामक गठबंधन का भी इन्होंने नेतृत्व किया था। पॉपुलर यूनिटी नामक गठबंधन का इन्होंने नेतृत्व किया था। सोशलिस्ट पार्टी के ये संस्थापक थे और 1970 में इनका चुनाव हुआ राष्ट्रपति के तौर पे। फिर ऐसा क्या हुआ कि 11 सितंबर 1973 को इन्हें मौत के घाट उतार दिया गया फौजियों द्वारा। इनके राष्ट्रपति भवन पे बमबारी कर दी गई फौजियों द्वारा। तो कहानी कुछ इस तरह है कि 11 सितंबर 1973 की सुबह राष्ट्रपति सल्वाडोर आयेंदे को पता चला कि बंदरगाह पर फौजियों द्वारा, नौसेना द्वारा, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, नौसेना द्वारा कब्जा कर लिया गया है। और रक्षा मंत्री रक्षा मंत्रालय पहुंचते कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और वहां से एक मैसेज रेडियो के द्वारा भेजा जाता है कि आयेंदे अपने पद का त्याग कर दें और देश को छोड़कर चले जाएं। यहां पर इसी बुक में एक सवाल है जिसका जवाब मैं चाहूंगा कि आप अपने अंदाज में, अपने तरीके से दें, क्योंकि रट्टू तोता एक अलग चीज है, हमें रट्टू तोता नहीं बनना है। अगर रट्टू तोता बनना होता तो चैप्टर, आपको ये वीडियोस देखने की कोई जरूरत भी नहीं थी। आप चाहते तो नॉर्मल किताब खोलते और क्वेश्चन आंसर रटते और काम खत्म होता। कोई जरूरत नहीं होती कि आप इस विषय पे गहन चर्चा करें, आप इस विषय के पॉइंट्स को बारीकी से समझें, कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन आप इसको सुन रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि पहली बार में चीजों को समझना और ऐसे वक्त में जब आप इस चीज में कभी उतरे ही ना हो, समय लगता है। लेकिन एक इंटरेस्ट एक ऐसी चीज है जो आपको कुछ भी सिखाने को तैयार रहती है। आपका इंटरेस्ट ही है इकलौता जो आपको आपकी किसी भी फील्ड में माहिर बनाने के लिए काफी है। तो इस सवाल की इसी पुस्तक का है कि क्या एक नौसेना एक रक्षा मंत्री को गिरफ्तार कर सकती है? अगर आपको इसका सवाल अपने ही दिमाग से, अपने अंदाजे से जो लगता है, जैसा लगता है, एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि मैं भी समझ सकूं कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं। और साथ ही साथ मैं जो ये प्रयास कर रहा हूं आपको समझाने का, ये किस हद तक आपको समझ में आ रहा है। क्योंकि अगर मेरे समझाने का तरीका गलत हुआ तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे और बताइएगा, मैं उसमें इंप्रूवमेंट करूंगा। लेकिन आपके मेरे सवाल का एक छोटा सा जवाब भी अगर आप देते हैं तो मुझे बेहद खुशी होगी। ये चर्चा इसमें अभी जैसा कि मैंने कहा कि बंदरगाह पर नौसेना द्वारा कब्जा कर लिया जाता है और रक्षा मंत्री को गिरफ्तार करके ऐलान किया जाता है उनके रेडियो से कि आयेंदे अपने पद को त्याग दें या देश छोड़कर चले जाएं। आयेंदे अपने राष्ट्रपति भवन से, अपने रेडियो से ये मैसेज रिप्लाई करते हैं कि वह नहीं अपने पद को त्यागेंगे और ना ही देश को छोड़कर जाएंगे। अब उन्हें भी पता था कि इतना कहने भर से उनका एक्शन हो, उससे पहले आयेंदे ने रेडियो से अपने कुछ अंतिम भाषण दिए जो प्रेरणादायक थे, चिले वासियों के लिए
प्रेरणादायक थे। मैं आपके सामने उसके कुछ अंश पढ़ देता हूं कि वो क्या थे। सल्वाडोर आयेंदे ने क्या भाषण दिया था अपने अंतिम वक्त में। मेरे मुल्क के मेहनत कश मजदूरों, चिले और इसका भविष्य बहुत ही अच्छा है। इस बात का मुझे पूरा भरोसा है, जब देशद्रोह करने वाली ताकतें अपनी सत्ता पूरी तरह कायम कर लेंगी, तब भी चिले के लोग उस मुश्किल और अंधियारे दौर से पार पा लेंगे। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि देर सबेर वह स्थितियां बनेंगी ही जिसमें आजाद लोग एक बेहतर समाज की रचना के लिए आगे बढ़ेंगे। चिले जिंदाबाद, चिलेवासी जिंदाबाद, मजदूर जिंदाबाद। ये आखिरी शब्द हैं और मुझे पूरा भरोसा है, ये मेरे आखिरी शब्द हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी और मैं महाअपराध, कायरता और देशद्रोह के खिलाफ एक नैतिक सबक बनकर मौजूद रहूंगा। तो आप साइड में एक इमेज में देख पा रहे होंगे कि सल्वाडोर आयेंदे कौन थे। राष्ट्रपति सल्वाडोर आयेंदे, हेलमेट पहने हुए राष्ट्रपति सल्वाडोर आयेंदे। इनके ये अंतिम भाषण थे। चिले जिंदाबाद, चिलेवासी जिंदाबाद, मजदूर जिंदाबाद। इसी घटना में ऐसा कहने पर, ऐसा भाषण देने के बाद उनके राष्ट्रपति भवन पे फौजों द्वारा बमबारी कर दी जाती है और उनकी मौत हो जाती है। यही घटना मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले लिखवाई, 11 सितंबर 1973। बस इसी घटना को हम सैनिक तख्ता पलट के नाम से जानते हैं। सैनिक तख्ता पलट को हम सैनिक तख्ता पलट के नाम से जानते हैं। अब सैनिक तख्ता पलट होता है तो लीडर कौन था, किसने इसकी लीडरशिप ली कि वो सैनिक तख्ता पलट हुआ? तो लीडरशिप जनरल ऑगस्टो पिनोशे ने ली थी। वो लीडर थे इस तख्ता पलट के, नौसेना के प्रमुख। अब इनके बाद जनरल ऑगस्टो पिनोशे यहाँ के राष्ट्रपति बनते हैं और अगले 17 वर्षों तक यहाँ पर राज करते हैं। लेकिन 17 पूरे नहीं कहेंगे। 1988 में ये क्या सोचते हैं, ऑगस्टो पिनोशे ये सोचते हैं कि अब तो इतने साल बीत गए, है ना, तो शायद जाहिर सी बात है जनता भूल चुकी होगी अपने उस दुख को, अपने उस दर्द को। लेकिन ऐसा नहीं था। जनता को आज भी याद था वो बलिदान और वो आखिरी आइंदे के भाषण, स्पीच याद थी। तो ऑगस्टो पिनोशे ने सोचा कि एक काम करते हैं, इस देश को लोकतांत्रिक बताने के लिए ही एक चुनाव करवा लेते हैं और वो चुनाव आखिरकार होगा तो मेरे हित में ही। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव करवाने का प्रयास उन्हीं के खिलाफ हुआ, यानी अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार बैठे ऑगस्टो पिनोशे। और ये होना भी था एक ना एक दिन। 1988 में हुआ। 1988 में चुनाव कराए गए। चुनाव हुए तो ऑगस्टो पिनोशे की सरकार चली गई। राजनीतिक शक्ति तो वो खो ही बैठे थे, साथ साथ अब सैनिक सत्ता भी उनके हाथ से जाती रही। ये तख्ता पलट होने का कारण मैंने आपको पहले ही डिस्कस किया है, एक बार फिर बता दूं। जब आप अच्छे काम पे आगे बढ़ते हैं तो 1000 दुश्मन बन जाते हैं। क्या ये ऐसा है? कमेंट कीजिएगा। आइंदे अच्छे काम करते हैं, लोगों के हित में काम करते हैं और उनकी सरकार के खिलाफ अमीर वर्ग, चर्च वर्ग, जमींदार वर्ग मौजूद खड़े रहते हैं और अन्य अलग पार्टियां वो भी। आइंदे देश की प्राकृतिक संपदा तांबे तक को विदेशी कंपनियों द्वारा बाहर ले जाने के सख्त खिलाफ थे, यानी अर्थव्यवस्था में सीधी दखल वो करते थे। इनकी सरकार अर्थव्यवस्था में सीधी दखल करती थी। अब इतने अच्छे काम हो रहे थे और इतने अनसपोर्टेड लोग भी थे, तो अमूमन वही एक कारण रहा होगा कि यहाँ पे सैनिक तख्तापलट होता है।
अब ये तो बन जाते हैं, चुनाव करवा लेते हैं। अब चुनाव होता है तो लगभग 4 सालों तक चुनाव चलते रहते हैं इसी तरह। और ये चुनाव होते होते ऑगस्टो पिनोशे की सरकार के खिलाफ बहुत से सबूत सामने आते हैं, धोखाधड़ी के, भ्रष्टाचार के सामने आने लगते हैं और इनकी सरकार पूरी तरीके से खत्म होने लगती है, सत्ता पूरी तरीके से खत्म होने लगती है। और जनवरी 2006 के आते ही मिशेल बेचेले यहाँ की राष्ट्रपति बनती है। अब ये भी बहुत अच्छा, बड़ा बेहतरीन एक अच्छा किस्सा है कि ऑगस्टो पिनोशे जब राष्ट्रपति बनते हैं तो वो आईएनडी के सपोर्टरों को, फॉलोअर्स को और लोकतंत्र को फॉलो करने वाले लोगों को मौत घाट उतारते, लगभग 3000 से ज्यादा लोगों को। इसी में वायुसेना के प्रमुख थे जनरल अल्बर्टो पेशेले। जनरल अल्बर्टो बेशेले कौन सी सेना? वायुसेना। वायुसेना के प्रमुख थे जनरल अल्बर्टो बेशेले। ठीक है, ये घटना मैं आपको 11 सितंबर 1973 की घटना बता रहा हूं, इसी की चर्चा मैं आपसे कर रहा हूं। इसी घटना में जनरल अल्बर्टो बेशेले जो कि वायुसेना के प्रमुख थे, ये तख्ता पलटने साथ देने से मना कर देते हैं। तो इनको, इनके साथियों को मौत के घाट उतार दिया जाता है और इनकी पत्नी और बेटी को जेल में डाल के प्रताड़ित किया जाता है। अब इनकी वही बेटी जिसका नाम मिशेल बेचेले था और जो पेशे से डॉक्टर थी, वो इस देश की राष्ट्रपति जनवरी 2006 में बनती है। तो ये एक बेहतरीन किस्सा था जो मैंने आपसे भी डिस्कस किया। और सबसे बड़ी बात, लातिनी अमेरिका में रक्षा मंत्री के पद पर बैठने वाली पहली महिला भी यही थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो आपसे मैंने शेयर करी है। इसी बुक में आप पढ़ेंगे, तो आप अगर वीडियोस के दौरान अगर पढ़ रहे हैं या वीडियो के बाद भी पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे। लेकिन वीडियो का मकसद क्या होता है? देखिए, वीडियो में जो प्रेजेंटेशन आपके सामने हो रही है, इसे आप खुद भी कर सकते हैं ना, बुक आप लें और उसे रीड करें। लेकिन आज क्या है, बहुत से बच्चे बुक पढ़ने के बावजूद भी चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर ही नहीं पाते हैं। उन्हें सही मायने में समझने के लिए उस बुक को डीपली समझना पड़ता है, एक सही टाइम ड्यूरेशन में उसे पढ़ना होता है। लेकिन अब जैसा कि फास्ट टाइम है, हर किसी को जल्दी रहती है, तो ये भी एक अच्छा माध्यम हो सकता है। और इसमें हम लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि चैप्टर को हम कुछ इस तरह एक्सप्लेन करें कि जो कोई भी किसी भी लेवल का, माइंड में किसी भी लेवल पर वो हो, वो उस चीज को रिलेट कर पाए, कोरिलेट कर पाए, अपने साथ समझ पाए कि हाँ, ये तो मैं ही समझ और समझा रहा हूं, ऐसा वो रिलेट कर पाए। मैं हवाई बातें करके बहुत फास्ट चीजों को लिख कर बता कर खत्म करूंगा तो ये एक बस दिखावा हो जाएगा कि काम चलाओ, बस एक अपनी वीडियो अपलोड करनी है यूट्यूब पे, तो चलो जी काम चलाओ, काम कर लेते हैं। लेकिन अगर जिम्मेवारी समझ के ये चीज करेंगे, हम लोग अगर इस चीज को जिम्मेवारी समझ कर करेंगे और आप लोग इसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर, अपना एक उत्तरदायित्व समझकर निभाएंगे, आपको, हम दोनों को ऐसा ही करना होगा। हम दोनों इस बात के लिए दृढ़ संकल्प हों कि आपको समझ के जाना है और मुझे समझाकर। ठीक है, तो ये चर्चा थी चिले की। यहां तक तो चिले की घटना आपके समझ में आती है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड कीजिए और फिर इसे रिप्ले करके एक बार फिर देखिए, समझिए, यहां तक आप दोबारा समझिए। चर्चा में मुझे लगता है मैंने कुछ मिस नहीं किया है। अगर कुछ मिस है तो मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा। आइए
अब अगली चर्चा पे आते हैं, जो है दूसरा किस्सा पोलैंड का। आइए अब हम अपनी दूसरी चर्चा पे आते हैं, दूसरे किस्से पर आते हैं। ये तो चिले की चर्चा थी, अब जो हम चर्चा करने वाले हैं वो है पोलैंड की। पोलैंड के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए मैं साथ साथ आपको चीजें भी बताता चलूंगा और बीच बीच में इमेजेस के द्वारा कुछ समझाने का भी प्रयास करूंगा। कुछ पीपीटी मैं जो प्रेजेंटेशन बना रखी है उसके द्वारा भी आपको बताने का प्रयास करूंगा। अभी मैं आपको जस्ट दिखा देता हूँ, आप इन नोट्स को, ये आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ चिले की कहानी को ही बयां करेंगे। ये मेरे द्वारा मैंने खुद से बनाए हैं और कोशिश यही थी कि अच्छे से आपको समझा सकूं। तो पहले मैंने आपको समझाया और उसके बाद आपको एक प्रॉपर नोट्स देने के लिए ये स्क्रीन आपके सामने है, आप इन्हें कैप्चर करके रख सकते हैं, बाद में इसे पढ़ लीजिएगा। और चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझने के लिए अगर वीडियोस में कहीं कमी रहती है तो आप मेरा ब्लॉग है knowledgeheworld.blogspot.com, इस पे जाकर आप इस चैप्टर को और अच्छे से समझ पाएंगे। उसमें मैंने प्रॉपर नोट्स के द्वारा चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, समझाने का प्रयास किया है। एक छोटा सा प्रयास है ताकि मैं आप लोगों तक पहुंच सकूं, आप लोगों तक मेरी रीच बढ़ सके, इसके लिए। पोलैंड में अगर सरकार की बात करें तो लोकतांत्रिक सरकार थी नहीं, साम्यवादी सरकार थी। तो किसकी सरकार थी? जारूजेल्स्की के नेतृत्व वाली पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी, पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी का शासन था। पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी का शासन था, जारूजेल्स्की के नेतृत्व वाली सरकार था। यहाँ की जो घटना है वो 14 अगस्त 1980 की है। 14 अगस्त 1980 कहां पर ये घटना घटती है? तो ये घटना गंडास्क शहर स्थित गंडास्क शहर में एक जगह है लेनिन जहाज कारखाना, यहाँ पे ये घटना होती है। ये एक सरकारी जगह थी। इस देश में लगभग सब कुछ सरकार का ही था क्योंकि यहाँ पे साम्यवादी शासन था। साम्यवादी शासन फल फूल रहा था सोवियत संघ के सपोर्ट में। जितने भी साम्यवादी देश थे उनको सपोर्ट किसका होता था? सबसे बड़े साम्यवादी देश सोवियत संघ का। सोवियत संघ USSR भी कहा जाता है इसे। ये 15 गणराज्यों से मिलकर बना था और ये अपने आप को समाजवादी या साम्यवादी कहता था। और 1990 91 के आते आते ये बिखर गया और बिखरे हुए ये गणराज्य किसी ने अपने आप को लोकतांत्रिक बनाया, किसी ने अपने आप को साम्यवादी बनाया। उनमें से एक ये देश लोकतांत्रिक बना, लेकिन फिलहाल तो इसको साम्यवाद का, सोवियत का सपोर्ट था। एक साम्यवादी देश वो होता है जिसमें सब कुछ सरकार का होता है, आप ऐसे जान लीजिए। एक साम्यवादी देश वो होता है जिसमें सब कुछ सरकार का होता है, सरकार की निगरानी में होता है। तो ये कारखाना भी सरकारी कारखाना था। तो यहाँ पे क्या होता है, गंडास्क शहर स्थित सरकारी कारखाने में। और एक और बात, इस देश में कोई और पार्टी नहीं आ सकती सिवाय एक पार्टी के, एक गठबंधन के, और कोई दूसरा गठबंधन नहीं बना सकता। सरकार के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता, अभिव्यक्ति की आजादी नहीं होती है।
ये होता है समाजवाद, ये होता है साम्यवाद। अब गंडास शहर में जो घटना हुई वो घटना थी क्या? दरअसल यहाँ पे एक महिला थी, क्रेन चालक महिला, उसे गलत ढंग से कारखाने से नौकरी से निकाल दिया गया था। तो उस महिला को नौकरी पे वापस लाने के लिए ये हड़ताल की गई थी, यहाँ पे हड़ताल की गई थी उस महिला को वापस लाने के लिए। अब यह हड़ताल एक साम्यवादी देश में कानून खिलाफ थी, अवैध थी। उसी के साथ स्वतंत्र मजदूर संगठन बनाने की का एक डिमांड, ये भी ठीक नहीं थी। एक अलग स्वतंत्र मजदूर संगठन नहीं बन सकता एक ऑलरेडी एक पार्टी के होते हुए, लेकिन फिर भी ये चलता रहा। इसी हड़ताल में बहुत पहले निकाले गए एक इलेक्ट्रीशियन जिनका नाम लेक वालेशाह था, यहाँ देखिए लेक वालेशाह, जिनका नाम लेक वालेशाह था, वो बहुत पहले निकाले गए एक इलेक्ट्रीशियन थे। इसी तरीके से वो बंदरगाह लांग कर आते हैं और इस हड़ताल के में जुड़ जाते हैं और देखते ही देखते वो इस हड़ताल के लीडर बन जाते हैं। लीडर बनने के बाद तो ये हड़ताल और आगे बढ़ती है और फेमस होने लगती है, काफी लोग जुड़ने लगते हैं, ठीक है। लेकिन आखिरकार जाकर सरकार को हार माननी पड़ती है और ये आंदोलन इतना फेमस हो जाता है, पॉपुलर हो जाता है कि लेक वालेशाह के नेतृत्व वाली मजदूर संगठन और सरकार को मिलकर एक समझौता करना पड़ता है और समझौते का नाम होता है गंडास्क संधि। समझौते का नाम होता है गंडास्क संधि। यहाँ पे संधि की जाती है, गंडास्क संधि। गंडास्क संधि, गंडास्क संधि होने के बाद तो अब थोड़ा एक चीज बताना भूल गया, जब ये बनता है मजदूर संगठन बनने की प्रेरणा शुरू होती है तो लोगों की डिमांड बढ़ती है कि भाई अब उस महिला को ही वापस नहीं लाओ, अब तो राजनीतिक बंदियों को आजाद कराओ, स्वतंत्र मजदूर संगठन बनाने दो और प्रेस की सेंसरशिप हटाओ। इसी बातों को लेकर पॉपुलर होता है और सरकार ये निर्णय लेती है कि चलो एक समझौता कर लेते हैं, इससे ये लोग हड़ताल बंद